नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात पांडे भोपाल से। आज मैं आपको साहित्य सरोज पत्रिका द्वारा आयोजित गोपाल की यादें कार्यक्रम में गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित मेरा जीवन संघर्ष सुनाने जा रहा हूं। तो पेश है गोपाल राम गहमरी जी का जीवन संघर्ष। मैं सन 1888 में पटना नॉर्मल स्कूल से हाई फर्स्ट ग्रेड में उत्तीर्ण होकर नौकरी पाने की आशा से घर बैठा था। रोज काला कांकर का दैनिक हिंदुस्तान पढ़ा करता था। पिता मुझे 6 महीने का छोड़कर 1866 ईस्वी में स्वर्ग जा चुके थे। माता ने ही पाल पोसकर पढ़ाया था। अब सयाना होने पर भी माता को सुखी करने योग्य धन कमाने के बदले बोझ हो रहा था। एक दिन राजा रामपाल सिंह को मैंने चिट्ठी लिखी, अपना अध्ययन बताकर निवेदन किया कि मुझे 15 रुपए मासिक पर भी अपनी सेवा में बुलाकर मेरा निर्वाह कीजिए। राजा साहब का चौथे दिन मुझे पत्र मिला। उसमें उन्होंने अपने स्वयं के हाथ से लिखा था, आपकी प्रार्थना स्वीकार है, आइए असिस्टेंट मैनेजर होजिए, 15 रुपए मासिक लीजिए, किसी और से असंतुष्टता होने पर 1 महीने की नोटिस देनी होगी। राजा रामपाल सिंह के पत्र से तो मुझे मानो हाथ में चांद मिल गया। 15 नॉर्मल में पढ़ते समय मुझे 5 रुपए मासिक स्कॉलरशिप के मिलते थे। उसमें से 3 रुपए में महीने भर खाकर 2 रुपए मासिक माताजी को भेजा करता था। सन 1883 ईस्वी की बात है। चावल रुपए का 27 सेर, लकड़ी रुपए की 5 मन मिलती थी, घी 2.5 सेर का बिकता था। मेरे लिए उस समय 15 रुपए तो 100 रुपए के समान थे। झट से मैं रेल में बैठकर सिराथू पहुंचा। वहां से इक्के में गंगा तट, फिर नाव से पार काला कांकर राजधानी गया। रात को बाबू बाल मुकुंद गुप्त के डेरे पर रहा। सवेरे ही मैं चौतरे पर बैठा नीम की दातुन कर रहा था कि सामने एक देवता मस्त चाल से झूमते हुए चौतरे पर चढ़कर बोले, तो महूबल मुकनवा की नाई, सवेरे सवेरे लकड़ी चबात हो। मैं तो उनकी सूरत देखकर ठक रह गया। ऊपर से वह बेलगाम फप्ती सुनकर और गहरे गिरा। भादों में उनकी तेल से भरी लंबी जुल्फें खद्दर के लंबे कुर्ते पर लहरा रही थीं। बड़ी लंबी नाक में सुंघनी चाकती थी। उनका झूमकर चलना, हाथ में मेहंदी रचाए आना देखकर मैं उनकी बात का कुछ उत्तर न दे सका। वह भीतर चले गए। मैं वो मुंह धोकर जब भीतर गया तब वह जिस द्वार पर बैठे थे पास ही मुझे बिठाकर बोले, आप तो मुझे पहचानते ना होंगे। मेरा एक बॉडम कागज ब्राह्मण नाम का है, जो आपके यहां भी जाता है। अब तो समझ गया कि यही देवता पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। मैंने श्रद्धा करके प्रणाम करके चरणों में माथा नवाया। उन्होंने आशीर्वाद दिया। पत्राचार तो उनसे पहले से था ही, दर्शन यहां पहले पहल हुआ। रात को गुप्त जी ने भी मुझे नहीं बतलाया था कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी इसी स्थान पर संपादक मंडल में विराजमान है। अब तो वहां की नवरत्न मंडली का दर्शन होने लगा। राजा साहब के यहाँ हिंदी सुलेखकों की नवरत्न कमेटी सी उन दिनों बन गई थी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित राधा रमन चौबे, पंडित गुलाब चंद, पंडित रामलाल मिश्र, श्री बाल मुकुंद गुप्त, श्री शशिभूषण चटर्जी, सबके शिरोमणि राजा रामपाल सिंह स्थायी रूप से वहां थे। महामना मदन मोहन मालवीय सप्ताह में एक बार शनिवार को पधारते थे। हम लोग सहायक संपादकों में थे। मालवीय जी संपादक थे, राजा साहब प्रधान संपादक थे।
प्रताप नारायण मिश्र पद्म विभाग के संपादक थे। मालवीय जी की अनुपस्थिति में संपादक का काम श्री बालमुकुंद जी देखते थे। हम लोग वस्तुतः उन्हीं के सहायकों में थे। गुप्त जी उर्दू से पहले वहां हिंदी संसार में आए थे। नित्य पास के जंगलों में घूमना और मकोए खाना मेरी और पंडित प्रताप नारायण मिश्र की दिनचर्या थी। एक दिन मिश्र जी से मैंने पूछा, पंडित जी, आपने उस दिन सबके सामने कहा था कि मेहंदी महरिया के आग्रह से लगाई है, अगर ना लगाएं तो महरिया मारने लगे। भद्दी बात आपने बेरोक सबके सामने कह दी। पंडित जी हंस दिए, कुछ कहा नहीं। फिर चलते चलते कुछ देर बाद बोले, बच्चा, मेरे पास एक अनमोल रत्न है जिसे मैंने बेदाम पाया है और उसे बेदाम देने को तैयार हूं। वह इतना कीमती है कि दुनिया भर की दौलत पल्ले में रखती जाए तो उसके सामने हल्की सी ठहरेगी, उसका पलड़ा भारी रहेगा। मैं तो सुनते ही अचकचाकर उनका मुंह ताकने लगा। उन्होंने कहा, ताकते क्या हो, अगर लेना चाहो तो मैं भी देने को तैयार हूं। मैं जो इतनी बड़ी चीज है कि दुनिया भर की दौलत उसके आगे हल्की है, उसको मैं कैसे संभाल सकता हूं। पंडित जी, वह कोई ऐसी वजनदार चीज थोड़ी है कि बोझ से तुम दब जाओगे। लेना चाहो तो बोलो, अभी देता हूं। मैं, अगर मुझसे संभाला ना जा सके तो ऐसी अनमोल वस्तु बेप्रयास मिल रही है, तो मैं उसको लेने से इनकार क्यों करूंगा। पंडित जी, अच्छा तो लो बच्चा। वह सत्य भाषण है। मैं तो कई सेकंड तक उनको देखते सन्नाटा खींच गया। फिर कहा, दिन रात बेजरूरत में झूठ बोला करता हूं। सत्य भाषण मुझसे कैसे बनेगा पंडित जी। पंडित जी, इसका उपाय मैं बतलाता हूं, बच्चा तुम आरंभ तो करो। मैं, अच्छी बात है, बतलाइए। पंडित जी, तुम जो झूठ बोलते हो रोज गिनते जाओ और सवेरे मुझे बतला दिया करो कि झूठ झूठ की संख्या कितनी है, बस। उसी उपदेश पर काम हुआ। रोज मैं बतलाता गया और नित्य संख्या कम होती गई। एक महीने में वही झूठ रह गया जो अभ्यास बस अनजाने में निकल जाया करता था। मुझ में फिर उसका दर्शन दुर्लभ हो गया। पंडित जी मुझ पर बड़ी प्रसन्न हुए, मुझसे पुत्रवत स्नेह करने लगे। उनकी कविता बड़ी चुटीली होती थी। भारतेंदु जी भी उनके काव्य की सराहना कर गए हैं। पंडित जी ने एक पितृपक्ष में वही तृप्यंतम कविता लिखी थी जिसमें कहा गया था, अब निज दुख हूं रोए सकता नहीं, प्रज्ञा खरीदे बिना इष्टामा। पंडित जी बड़े हाजिर जवाब थे। एक बार नाटक कानपुर में हो रहा था, उसमें वह मल्लाहिन बने थे। एक्टरों में एक मुंशी राधालाल थे। उन्होंने पंडित जी पर स्टेज पर ही मत वाले सा एक्ट करते हुए व्यंग्य किया था। कहाँ गई मेरी नाश की पुड़िया, कहाँ गई मेरी बोतल, जिसको पी के ऐसे चल हों जैसे टट्टू कोतल, चलो दिल्ली चलें, हरे हरे खेतन की सैर करें। राधालाल ने मतवाले का एक्ट करके यह कहा था। पंडित जी मल्लाहन के रूप में नेपथ्य से स्टेज पर आकर तुरंत बोले, ब्राह्मण छत्री सभी पियत हैं, बनिया अगर बाला, मल्लाहन पिउलई तो को का कोई हंसेगा साला, चलो दिल्ली चलें, हरे हरे खेतन की सैर करें। एक बार एक मुसलमान भाई बैठक में थे। मौलवी साहब खाना खाकर पेट सोहराते हुए आकर बोले, आज तो पंडित जी हम आपका एक अवतार खाकर आए हैं। यही कहकर उन्होंने डकार ली। पंडित जी ने छूटते ही कहा, क्या बाराह मिल गया था। मौलवी साहब भी उचित उत्तर पर हंसने लगे। दिल लगी वही है जिसके ऊपर की जाए वह भी हंस पड़े। पंडित जी काला कांकर से इसी आजादाना सत्य के कारण चले गए। एक दिन राजा साहब एक एडिटोरियल मुझे डिक्टेट कर रहे थे। मैं लिख रहा था।
उन्होंने रक्त शब्द को स्त्रीलिंग कहा। मैंने उसे चुपचाप पुल्लिंग लिख लिया। जब उन्होंने नियमानुसार अपना लेख सुना, तब मैंने उसे जो लिखा था सुना दिया। राजा साहब बिगड़ कर बोले, तुमने अशुद्ध लिखा है, रक्त स्त्रीलिंग है। पंडित जी जो वहां बैठे थे बोले, नहीं, लड़के ने शुद्ध लिखा है। आप खुद अशुद्ध कह रहे हैं। राजा साहब ने कहा, तुम बड़ी गुस्ताख हो। पंडित जी, सच्ची बात को सच कहना गुस्ताखी है तो मैं सदा गुस्ताख हूं। राजा साहब, दूर हो आप यहां से। पंडित जी तुरंत वहां से चले गए। फिर बारादारी में नहीं गए। गुप्त जी आदि ने बहुत चाहा, लेकिन पंडित जी अपने हठ पर अटल रहे और कानपुर को लौट गए। 2 ही वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई।